हेलो एवरीवन। चलिए जल्दी से आज हम स्टार्ट कर रहे हैं विद द डिस्कशंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। दैट इज़ फॉर बीकॉम प्रोग्राम स्टूडेंट्स दिस इज़ अ जनरल इलेक्टिव पेपर फॉर सेमेस्टर 5। फॉर बीए प्रोग्राम स्टूडेंट्स दिस इज़ आई थिंक सो सेमेस्टर 1 का सब्जेक्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स 1। दैट्स व्हाट वी आर कवरिंग आउट हियर। I will be using the SOL study material, the School of Open Learning का जो study material है, I will be using that as a base because वो material जो है वो easily available on internet है। उसमें जो हमें एडिशंस या जो हमें चीज़ें नहीं पढ़नी है या जो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं मैं वो आप लोगों के लिए यहाँ पे मार्क कर दूँगा, ठीक है। तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, राइट। आप लोगों को मेजरली जो करना है वो ये करना है कि आप लोगों के पास में ये जो हमारा मटेरियल है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, ये आपके पास अवेलेबल हो। दिस इज़ अवेलेबल विद यू। आपके पास चाहे वो प्रिंट आउट वर्जन में हो चाहे वो किसी भी वर्जन में हो, बट वो आपके पास होना चाहिए। दूसरी चीज़ आप लोगों को जो यहाँ पे करनी है वो ये करनी है दैट यू हैव टू मेक श्योर दैट आप ये सारे लेक्चर्स गो थ्रू करो। बिकॉज अगर ये एक लेक्चर अगर आप स्टार्ट करते हो तो उसको एटलीस्ट आप पूरा सुनो, ठीक है। आप ब्रेक्स ले सकते हो इन बिटवीन मेरी वीडियोस। मैं ये जो लेक्चर्स हैं इसको यूनिट वाइज मतलब चैप्टर वाइज बना रहा हूँ इंस्टेड ऑफ टाइम मैनेजमेंट। आई एम नॉट लुकिंग एट द टाइम, आई एम मेकिंग दीज वीडियोज़ ऑन अ लेसन वाइज बेसिस। दैट मीन्स एक लेसन का एक वीडियो होगा, उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, वो मैंने सारे इस एक ही लेक्चर में डिस्कस कर रखा है। इसके साथ साथ मेरा जो अप्रोच रहेगा वो टोटली एग्जामिनेशन अप्रोच रहेगा। मतलब मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझाने के साथ साथ ये समझाना चाहूँगा कि अगर इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन आ गया एंड आप वो कॉन्सेप्ट भूल गए, आप वो टॉपिक भूल गए एग्ज़ाम में, तब आपको अप्रोच कैसे करना है, हाउ यू हैव टू राइट। एंड ऑल्सो आई विल बी टेलिंग यू हाउ मच यू हैव टू राइट। आपको पता ही है दिल्ली यूनिवर्सिटी का पेपर है, आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा हमें लिखना पड़ता है, हमारी स्पीड इतनी ज़्यादा होती नहीं है, तो हमें बहुत स्मार्टली चीज़ों को लिखना है जिससे कि हमारा आंसर बड़ा भी लगे और हमारा जो की पॉइंट्स है, जो इम्पॉर्टेंट रिक्वायर्ड पॉइंट्स हैं, वो हम लिख कर भी आए जिससे हमें मैक्सिमम स्कोर मिले, ठीक है। तो हमारा जो फोकस रहेगा वो इन चीज़ों पे रहेगा, राइट। तो मेक श्योर कि आप ये वीडियोस को लाइक करें, शेयर विद मैक्सिमम ऑफ योर फ्रेंड्स। एंड अगर आप ये वीडियो अभी देख रहे हो तो जल्दी से लाइक बटन तो दबा दो, ठीक है। अगर अभी हम इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आप कोई और सब्जेक्ट से रिलेटेड, बीकॉम के किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड और किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड आप वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज़ डू राइट अस इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल ट्राई टू ब्रिंग इट अप एज सून एज पॉसिबल, राइट। थैंक यू। लेट्स स्टार्ट विद इट नाउ एंड आई गेस हम लोग बहुत जल्दी पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। सारे सब्जेक्ट, सारे टॉपिक्स हम कवर कर लेंगे। सर अगर आपका एग्ज़ाम 1-2 दिन में है और आप ये वीडियोस आप देख रहे हो, मेरा आपको रिकमेंडेशन रहेगा इन वीडियोस को रेपिटेटिव मोड पे देख लो जिससे कि आपको ये चीज़ें लर्न हो जाएं। बिकॉज मैं आपको काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स ना यहाँ पे क्लास में बैठ के लर्न करा दूँगा जिससे कि क्या होगा, आपको एग्जामिनेशन में पेपर देते टाइम आसानी होगी। तो पेपर्स के टाइम पे अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मेक श्योर कि आप ये वीडियो पूरा देखो, आधा वीडियो मत देखना, क्योंकि इकोनॉमिक्स में हाफ नॉलेज इज़ वेस्ट नॉलेज, ओके। तो प्लीज़ रिमेंबर दैट यू सी दिस वीडियो कंप्लीट, पूरा वीडियो देखो, है ना, आधा वीडियो मत देखना। चलिए आप लोग देख सकते हैं अपने स्क्रीन्स पे दैट दिस इज़ इन रिलेशन टू जनरल इलेक्टिव पेपर। ये आप लोगों के जनरल इलेक्टिव पेपर का यहाँ पे सेगमेंट हमने बात करी है, प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। दिस इज़ फॉर सेमेस्टर 5। मैंने आपको बताया ये बीबीए के सेमेस्टर 1 जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स 1 उनके लिए भी ये स्टडी मटेरियल सफिशेंट है और ये जो हम लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहे हैं उनके लिए भी सेम कॉन्सेप्ट्स हैं, तो ऐसा उनके लिए भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो कंटेंट है वो हमें क्लियरली बता देता है दैट इस वाले मॉड्यूल में देर आर 12 चैप्टर्स, 12 लेसन्स।
हम लोग यहाँ पे जो जो लेसन्स करते जाएंगे वो लेसन्स यहाँ पे आके टिक करते जाएंगे। आज हमारा पहला लेसन कवर हो रहा है जिसको हम कह रहे हैं प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी एंड चॉइस। ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी एंड चॉइस। लेट्स स्टार्ट विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस। सर हम जब ये वर्ड पढ़ रहे हैं स्कैरसिटी, ये स्कैरसिटी वर्ड का मतलब क्या है? सर स्कैरसिटी वर्ड का मतलब है कमी। ये हमारी किसी चीज़ की कमी को रिप्रेजेंट कर रहा है। कमी से हमारा कहने का मतलब है दैट वी हैव सर्टन सेट ऑफ रिसोर्सेज विच आर लेस। बेटा देखो, अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ, हम इंसान हैं, है ना। इंसानों की जो रिक्वायरमेंट है, हमारी इच्छा तो है कि भैया हम जो भी इस दुनिया में अवेलेबल है वो सब हमारा हो, है ना। लेकिन प्रैक्टिकली तो वो पॉसिबल होता नहीं है। हमारे पास इतने इकोनॉमिक रिसोर्सेज या इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल तो होती हैं नहीं। तो देयर इज़ ऑलवेज अ ऑप्शन दैट वी हैव टू चूज़, मतलब हमें हमेशा चॉइस करनी पड़ती है, बिकॉज हमारे जो रिसोर्सेज हमारे पास होते हैं, वो कम होते हैं। तो हेंस वी हैव टू मेक अ चॉइस। सर व्हाट टाइप ऑफ अ चॉइस? सर हम क्या प्रोड्यूस करें, हम किसके लिए प्रोड्यूस करें और कैसे प्रोड्यूस करें। व्हाट टू प्रोड्यूस, how, for whom to produce and how to produce. These are the three questions that we basically ask in economics. हर कंट्री, अगर मैं इकोनॉमिक टर्म्स में भी बात करूं, जैसे हम बात करते हैं इंडिया की, तो हमारे लिए तीन मेजर सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं। तीन मेजर सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या हैं? सर पहले तो हम बात करते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं क्या। तो अगर आप देखोगे सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं क्या, सर ये जो हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं ये हमें बोलता है कि अगर हमारे पास रिसोर्सेज हैं अनलिमिटेड, अगर मेरे पास रिसोर्सेज होते अनलिमिटेड, तो मैं सबकी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर लेता, है ना। अगर हम कहते कि हमारी कंट्री में 100 लोग हैं, 100 पीपल हैं और हमारे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो बेटा 100 के 100 लोग जो चाहते हैं गवर्नमेंट वो उन्हें बना के दे देती, लोग उन्हें वो बना के दे देते और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। लेकिन इन रियलिटी ऐसा तो नहीं होता ना। बट हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ गुड्स प्रोड्यूस कर लेते, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन ऑफ चॉइस अराइज ही नहीं होता, है ना। लेकिन हमारी जो ह्यूमन वांट्स हैं दैट कैन बी सेटिस्फाइड बाय कंज्यूमिंग गुड्स एंड सर्विसेज, है ना, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस। लेकिन आपको पता है कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं, हमारे जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, और जब हमारे एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो हम इससे क्या करेंगे? सर अगर हमारे एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज ही लिमिटेड हैं तो हम इससे क्या जनरेट करेंगे? सर इससे हम जनरेट करेंगे, हम एक क्वेश्चन का एक अराइज करेंगे कि हम किसकी वांट्स को पूरा करें और किसकी वांट्स को पूरा ना करें। तो दैट्स व्हाट इज़ द problems that we are concerned with in central, these are what we call it as the central problems. Now क्या हो रहा है भाई? What are the central problems that we are saying? कि हमारे पास तीन मेजर प्रॉब्लम्स आती हैं। कोई भी सोसाइटी, वेदर सिंपल और कॉम्प्लेक्स, एडवांस्ड और बैकवर्ड, फ्री और कंट्रोल्ड। सर इन 3-4 वर्ड्स का मतलब समझते हैं पहले। सर हमने बोला सिंपल और कॉम्प्लेक्स, मतलब हमारी जो सोसाइटी है वो एक सिंपल सोसाइटी है, उसे बस छोटा दाल चावल पकड़ा दो, कोई टेंशन नहीं है। कॉम्प्लेक्स सोसाइटी, भैया तुम्हें तो मिशेलिन स्टार शेफ वाले खाने चाहिए विद अ गुड प्रेजेंटेशन। तो हमारी जो सोसाइटी है वो एक सिंपल सोसाइटी है या फिर कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है? हमारी सोसाइटी एक एडवांस सोसाइटी है, बैकवर्ड, मतलब इनके पास में गुड टेक्नोलॉजी अवेलेबल है क्या, इन्हें टेक्नोलॉजी के बारे में पता है या नहीं पता है ना। आर दे अवेयर अबाउट द गुड टेक्नोलॉजी और नॉट, और दे आर नॉट अवेयर अबाउट टेक्नोलॉजी, है ना, नॉट अवेयर अबाउट टेक्नोलॉजी, है ना। तो अगर आप देख सकते हो हमने पहले क्या बोला कि सर ये हमारे लिए गुड टेक्नोलॉजी है, गुड है, या दे आर नॉट, मतलब दे हैव अवेयरनेस अबाउट द टेक्नोलॉजी, दैट इज एडवांस्ड सोसाइटी, एंड बैकवर्ड सोसाइटी दे आर नॉट अवेयर अबाउट द टेक्नोलॉजी, है ना। दैट मीन्स दैट इज द बैकवर्ड सोसाइटी। सर फ्री, मतलब फ्री से हमारा कहने का मतलब क्या है? सर डू वी हैव अ कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, है ना, और दे आर फ्री टू ट्रेड, मतलब क्या गवर्नमेंट उन पे कोई रेस्ट्रिक्शंस लगा रही है, क्या कोई गवर्नमेंट उन्हें रोक रही है, क्या कोई गवर्नमेंट उन्हें मतलब उन्हें रोक के उन्हें
स्पेसिफिकेशंस में क्लियरली बोल रही है कि तुम ये कर नहीं सकते, तुम ये कर सकते हो, वगैरह वगैरह टाइप। तो क्या ऐसा कुछ हो रहा है? दैट मीन्स वेदर द सोसाइटी इज़ फ्री और कंट्रोल्ड, मतलब मेरी जो सोसाइटी है क्या हम उसे फ्री रख रहे हैं, मतलब क्या उसे उस पर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। फ्री का मतलब क्या हो गया कि उस सोसाइटी पे कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, उस पर्टिकुलर लोगों पे कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। एंड कंट्रोल्ड का मतलब क्या हो गया? कंट्रोल्ड का मतलब हो गया जहाँ पर हम उन पे कोई रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं। तो अगर आप देखोगे फ्री और कंट्रोल से हमारा रिलेशन किससे रिलेशन हो गया? सर ये रेस्ट्रिक्शन से रिलेटेड हो गया, है ना। सर हमारे लिए एडवांस एंड बैकवर्ड किससे रिलेटेड हो गया? सर हमारे लिए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो गया। किससे रिलेटेड हो गया? टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो गया। एंड सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स मतलब ये हमारे लिए हो गया कि हमारे लिए जो हमारे लोग हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस हमसे बहुत छोटी छोटी हैं या बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशंस हैं, कॉम्प्लेक्स एक्सपेक्टेशंस हैं। अगर आप देख सकते हो कि अगर हम ये फंडामेंटल इंडिपेंडेंट एंड सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर सकते हैं, तो इनको एड्रेस करने के लिए मेरे पास 3 मेजर क्वेश्चंस अराइज होते हैं। सर पहला क्वेश्चन जो अराइज होता है वो अराइज होता है व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज शैल बी प्रोड्यूस्ड, मतलब व्हाट टू प्रोड्यूस। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं, व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? सर वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट टू प्रोड्यूस। सर सेकंड वी आर टॉकिंग अबाउट हम ये जो प्रोड्यूस करने वाले हैं ना माल, ये सब माल हम गुड्स जो है, ये माल जो है हम कैसे प्रोड्यूस करने वाले हैं। हाउ टू प्रोड्यूस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट। द थर्ड क्वेश्चन, सर ये जो प्रोडक्ट्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं इनका अल्टीमेट कंज्यूमर कौन है? बेटा सोच के बताओ। मैं अगर ये वीडियोस बना रहा हूँ तो मतलब इसका मतलब कि आई हैव अ पर्टिकुलर सेट ऑफ टारगेट ऑडियंस इन माइंड। दैट मीन्स आई नो दैट देर आर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स इन थर्ड ईयर, 5th सेमेस्टर में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको क्लासेस की ज़रूरत है इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, एंड हेंस आई रिकॉर्ड द वीडियोस। आई हैव अ टारगेट ऑडियंस इन माइंड। सिमिलरली जब भी मैं कोई प्रोडक्ट बनाता हूँ, जब भी आई एम मैन्युफैक्चरिंग अ पर्टिकुलर whenever I am manufacturing a particular product, sir I have a particular audience कि इन प्रोडक्ट्स को कौन कंज्यूम करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये पेन बना रहा हूँ, इफ़ आई एम मेकिंग अप दिस पेन, तो आई नो ना ये पेन कौन यूज़ करने वाला है। सर रेड पेन है, टीचर्स यूज़ करेंगे, सर ऑफिस में थोड़ा यूज़ होगा, इसको नॉर्मल स्कूल के बच्चे यूज़ नहीं करेंगे, है ना। लेकिन अगर मैं ये ब्लैक पेन बना रहा हूँ, सर इसे नॉर्मल स्कूल के बच्चे यूज़ कर सकते हैं, तो ये मेरा ऑडियंस है कि ये मेरे स्कूल के बच्चों का है। सर ये मेरा ऑडियंस है कि ये मेरे लिए टीचर्स के लिए है। तो मतलब फॉर होम टू प्रोड्यूस आई एम टॉकिंग अबाउट, मैं ये किन के लिए बना रहा हूँ, किस पर्टिकुलर इंसान के लिए मैं ये प्रोडक्शन कर रहा हूँ। दैट्स व्हाट इज द क्वेश्चन इन माइंड। अब हमने ये जो 3 प्रॉब्लम्स को समझा, तो बेसिकली अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बोलूँ, अगर मैं आप लोगों को एक सिंपल भाषा में बोलूँ कि मेरे लिए अगर कोई सेंट्रल प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती है, मेरे लिए सेंट्रल प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती है, तो सर सेंट्रल प्रॉब्लम्स का जड़ क्या है? व्हाट इज द सर? रिसोर्सेज। सर जो हमारे पास रिसोर्सेज है वो तो है स्केर्स, है ना। रिसोर्सेज आर स्केर्स, वांट्स आर अनलिमिटेड, है ना। हेंस इससे क्या होता है? हेंस द गवर्नमेंट और इकोनॉमी, जो हमारी इकोनॉमी है, जो भी हमारी गवर्नमेंट है, या हम कह सकते हैं हमारा जो स्टेट है ना, उसे चॉइस करनी पड़ती है, उसे चॉइस करनी पड़ती है। सर किस चीज़ की चॉइस करनी पड़ती है? पहली चॉइस है व्हाट टू प्रोड्यूस, मतलब हम क्या प्रोड्यूस करें, हम क्या प्रोड्यूस करें। सर सेकंड चॉइस करनी पड़ती है हाउ टू प्रोड्यूस, मतलब हम कैसे प्रोड्यूस करें, ठीक है। सर तीसरी चॉइस उन्हें करनी पड़ती है फॉर whom टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, हम किस इंसान के लिए प्रोड्यूस करें, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडियन गवर्नमेंट के पास में एक ऑप्शन है, इंडियन गवर्नमेंट के पास में एक ऑप्शन है कि वो चाहें तो प्रोडक्शन कर सकते हैं हमारी हाई बहुत ज़्यादा पुअर पॉपुलेशन के लिए, मतलब जो हमारी बहुत ज़्यादा पुअर पॉपुलेशन है उनके लिए आप प्रोडक्शन करो और फ्री में माल दो। दैट इज़ वन चॉइस दे हैव। द सेकेंड चॉइस दैट दे हैव इज़ सर हम उन लोगों के लिए प्रोडक्शन करें, सर हम उन लोगों के लिए प्रोडक्शन करें जो एक अच्छी वेल्दी रिच फैमिलीज़ हैं, जो प्रोडक्ट्स के लिए कीमत हमें पे करने को रेडी हैं।
अब गवर्नमेंट को यहाँ पे चॉइस करना पड़ता है कि सर जो मैं गुड बना रहा हूँ वो मैं फ्री में देने वाला हूँ या मैं उसके लिए प्राइस रखने वाला हूँ। सर अगर मैं प्राइस रखने वाला हूँ तो मैं कितनी कितनी किसके लिए प्राइस रखने वाला हूँ। तो दैट इज़ व्हाट इज़ अ मेजर सेंट्रल प्रॉब्लम, दैट इज़ द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो जाना चाहिए। सर अब हम बेसिकली, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम्स इन एन इकोनॉमी। ठीक है, तो इसमें आप क्या आंसर लिखोगे? सर आप इसमें लिखोगे कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी आर that the resources are limited, the resources are scarce and the wants are unlimited, the human wants are unlimited. Sir, for that the government has to make a choice between what to produce, how to produce, for whom to produce. If it is a 5-mark question, पहला पैराग्राफ आप थोड़ा बहुत बताओगे कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती क्या हैं, फिर आप इसके बारे में बताओगे सेकेंड पैराग्राफ में, थर्ड पैराग्राफ में आप बताओगे कि व्हाट चॉइस डज द गवर्नमेंट हैव, है ना। ऐसे करके आप ऐसे करके आप 2 पेज का आपका आंसर बन जाएगा इफ़ इट इज़ अ 5-mark क्वेश्चन। सर अगर यही क्वेश्चन बन जाता है 10 मार्क्स का, है ना, सर यही क्वेश्चन आ जाता है 10 मार्क्स का, तो आप अप्रॉक्सीमेटली एक्सप्लेन करोगे डिटेल में इसको बड़े बड़े भाषा में, और फिर इनको डिटेल्स में एक्सप्लेन कर दोगे, इन 3 चॉइसेस को डिटेल में एक्सप्लेन कर दोगे। ठीक है सर, एक और प्रॉब्लम आता है, एक और क्वेश्चन आता है दैट ह्यूमन wants are unlimited and the resources available are limited. Explain और justify या कमेंट करने को भी बोल सकता है। काफ़ी बार आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, 10 मार्क्स में आता है, 10 या 7 मार्क्स में आ सकता है आपके पेपर में। सर इसका आंसर भी सेम है, सर इसका आंसर भी सेम है। ठीक है, इसका आंसर है हमारे पास में देयर आर समथिंग कॉल्ड, क्योंकि हमारे पास हमारी जो ह्यूमन वॉन्ट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं, हमारे पास रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड हैं, है ना। तो हमें गवर्नमेंट को, हमारे जो स्टेट है उस इकोनॉमी को एक चॉइस लेनी पड़ती है, और वो चॉइसेस क्या है? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। ठीक है, सबसे पहले आप इन्हें मेंशन कर दोगे, फिर अब आप इन्हें डिटेल में एक्सप्लेन करोगे। ठीक है, अब डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए आपको ये पॉइंट्स पता होने चाहिए कि सर हमें व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या क्या लिखना है, हाउ टू प्रोड्यूस में क्या क्या लिखना है, एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस में क्या क्या लिखना है। दैट्स व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। आई होप द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन ऑफ दिस लेसन इज क्लियर। Coming to the problem of what to produce, the problem of what to produce मतलब हम क्या प्रोड्यूस करें। सर आपको पता है, you already know one thing that the resources can be used to produce more than one type of commodity। मतलब मेरे पास अगर मिल्क है, मेरे पास अगर मिल्क है ना, तो मैं उस मिल्क से क्या कर सकता हूँ? सर मैं उस मिल्क से दही भी बना सकता हूँ, सर उस मिल्क से मैं शेक भी बना सकता हूँ, सर उस मिल्क से मैं मिठाइयाँ भी बना सकता हूँ। सर एट द सेम टाइम इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट वाटर, राइट, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट वाटर आई कैन प्रोड्यूस इनन्यूमरेबल आइटम्स विद द हेल्प ऑफ दैट मिल्क। तो वही चीज़ हमें यहाँ पे बताई गई है कि हम वी कैन यूज़। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या लिखोगे? सर सबसे पहले आप यहाँ पे मेंशन करोगे व्हाट टू प्रोड्यूस में। मैं आपको यहाँ पे मेन पॉइंट्स दे रहा हूँ जो आपको लर्न करने चाहिए। ये आपके बेसिकली वो पॉइंट्स हैं जो आपको लर्न करने चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट जो मैंने आपको व्हाट टू प्रोड्यूस में बताया, दैट रिसोर्सेज कैन बी यूटिलाइज्ड इन मल्टीपल वेज और कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस मल्टीपल गुड्स। मतलब मैं एक रिसोर्स को यूज़ करके मल्टीपल गुड्स प्रोड्यूस कर सकता हूँ। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर इन दिस। ठीक है, कमिंग टू द सेकेंड थिंग, सर अगर आप देख सकते हो कम्युनिटी को क्या चूज़ करना पड़ेगा? मस्ट चूज़ कि वो किस एक्टिविटी को परस्यू करना चाहती है ना। तो अगर आप देखोगे, अब हमारा रियल क्वेश्चन आता है, तो हमारे लिए यहाँ पे रियल क्वेश्चन क्या आता है? हमारे लिए जो रियल क्वेश्चन आता है
कि हमें चॉइस करना पड़ेगा। चॉइस क्या, किस चीज़ का चॉइस करना पड़ेगा? विच प्रोडक्ट टू यूज़ फॉर प्रोडक्शन। मतलब मुझे अगर प्रोडक्शन करनी है तो सर मैं किस पर्टिकुलर चीज़ की करूं, मतलब उस रिसोर्स को यूज़ कर कर किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करूं, दैट इज़ द क्वेश्चन आउट हियर, है ना। मैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को यूज़ कर कर किस चीज़ का यूटिलाइजेशन करना चाहता हूँ, किस चीज़ की प्रोडक्शन करना चाहता हूँ, दैट्स द क्वेश्चन आउट हियर। ठीक है, राइट सर। अगर आप देख सकते हो यहाँ पर अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस टॉपिक का, सबसे इस हेडिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। सर हमें यहाँ पर अगर आप देख सकते हो, इफ़ वी प्रोड्यूस वन कमोडिटी, resources will be sacrificed। मतलब to produce other commodity। सर अब ये आपने क्या लिख दिया? सर समझते हैं बेटा। फॉर एग्जाम्पल आज की डेट है 22 नवंबर, ठीक है, आज की डेट है 22 नवंबर। मेरे पास में एक इनविटेशन आया, सर 22 नवंबर को आपके पास 2 शादियों का न्योता है। यू हैव इन्विटेशंस फॉर 2 वेडिंग्स। द 2 वेडिंग्स आर ऑन द डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ दिल्ली। एक दूसरे कॉर्नर पर है और एक दूसरे कॉर्नर पर है। मैं केवल एक ही शादी अटेंड कर सकता हूँ, मैं केवल एक ही शादी अटेंड कर सकता हूँ। सर मेरे को एक चॉइस करना पड़ेगा ना कि मैं इधर वाली शादी में जाऊँ या उधर वाली शादी में जाऊँ। मेरे को ये चॉइस करना पड़ेगा ना, वेदर आई गो टू दिस वेडिंग और दिस वेडिंग, बिकॉज आई कैन सेलेक्ट ओनली वन ऑफ द वेडिंग टू गो अटेंड, राइट। अब मेरे लिए चॉइस क्या बनेगी? यार यहाँ पे ना खाना अच्छा होने वाला है, चलो यहाँ चला जाता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर खाना ना बेकार होने वाला है, चलो छोड़। ये मेरे पास के रिलेशन का शादी है, ये मेरे दूर के रिलेशन की शादी है, चलो पास वाले पे चलते हैं। तो मैं अब अपने लिए अलग अलग फैक्टर्स के बेसिस पर एक चॉइस करूँगा। लेकिन याद रखो बेटा, अगर मैं ये एक शादी सेलेक्ट करता हूँ तो ये वाली शादी जो है, दूसरी वाली शादी जो है, ये सैक्रिफाइस हो रही है ना, बिकॉज मेरा टाइम, मैं तो लिमिटेड हूँ ना। ऐसे थोड़ी ना अपने आप को आधे में काट के भेज दूंगा उधर, ऐसा तो नहीं करने वाला ना। तो हेंस अगर आप देख सकते हो कि मेरे लिए जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, मेरे लिए जो रिसोर्सेज अवेलेबल है वो लिमिटेड है। सर अगर मैं एक रिसोर्स से ये 2 प्रोडक्ट्स बना सकता हूँ, और अगर मैं सारे रिसोर्सेज इस एक प्रोडक्ट में लगा दूंगा, इसी एक प्रोडक्ट पे लगा दूंगा, तो ये वाला प्रोडक्ट ना बनाने की वजह से मुझे सैक्रिफाइस करना पड़ेगा ना। ये वाला प्रोडक्ट ना बनाना मेरे लिए सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। एंड हेंस ये सैक्रिफाइस की बात हमने यहाँ पे करी है कि अगर हम एक कमोडिटी बना देते हैं ज़्यादा, अगर हम एक कमोडिटी ज़्यादा बना देते हैं तो इससे क्या होगा? सर जो दूसरी कमोडिटी उस रिसोर्स से बन सकती थी उसे मुझे सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। सर ये जो दूसरी कमोडिटी इससे बन सकती थी, ये मुझे क्या करना पड़ेगा? ये मुझे सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। सर इसके सैक्रिफाइस करने की वजह से मुझे को क्या होगा? सर इसके सैक्रिफाइस करने की वजह से मेरा क्या होगा? सर इसके सैक्रिफाइस करने से मुझे देखना पड़ेगा कि कहीं मेरी इकोनॉमी में कोई बड़ा इम्पैक्ट तो नहीं आ रहा, है ना। एंड दैट्स व्हाट आई हैव टू आइडेंटिफाई कि मैं किस चीज़ को सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी हूँ। सर मैं पब्लिक एट लार्ज के लिए सैक्रिफाइस करने को रेडी हूँ या स्मॉल पीपल के लिए सैक्रिफाइस करने को रेडी हूँ। तो अगर आप देख लोगे तो हमारी जो कम्युनिटी है वो क्या डिसाइड करती है? द कम्युनिटी डिसाइड्स टू कंज्यूम मोर नाउ, इट विल हैव लेस फॉर फ्यूचर। अगर वो आज बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर लेगी तो फ्यूचर के लिए कम होगा, है ना। तो फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स एंड मशीनरी विच कैन बी प्रोड्यूस मोर कंज्यूमर गुड्स इन फ्यूचर, मतलब मैं आज, दैट इज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स, मतलब मुझे आज कैपिटल गुड्स बनाने चाहिए, आज मुझे कैपिटल गुड्स बनाने चाहिए। सो अगर आप देखोगे यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे ये बात करी, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे मेरा जो यहाँ पे थर्ड पॉइंट के बाद जो फोर्थ पॉइंट बन जाएगा वो बन जाएगा सर मेन एलिमेंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। इससे हमारा कहने का मतलब क्या है? सर मेरे पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, मतलब मेरे पास जो रिसोर्सेज ऑलरेडी एलोकेटेड है, सर ये जो रिसोर्सेज एलोकेटेड है या हमारे पास जो रिसोर्सेज हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं, सर क्या ये रिसोर्सेज हम
कहाँ एलोकेट करें। सर यहाँ पर हमारे पास जो चॉइस है, वो जो चॉइस है, वो चॉइस हमें बात करी जाती है कि हम ज़्यादा कंज्यूमर गुड्स बनाएं, ठीक है, हम ज़्यादा कंज्यूमर गुड्स बनाएं या हम ज़्यादा कैपिटल गुड्स बनाएं। देखो, जब आपने ये टॉपिक अपने बचपन में पढ़ा था, 11th-12th लेवल में, माइक्रो इकोनॉमिक्स लेवल पे पढ़ा था, उस टाइम पर आपने बहुत ही बेसिक डेफिनेशन, 2-3 लाइन की डेफिनेशन लर्न करी थी, है ना। होता क्या है, तब आपने बहुत ऊपर ऊपर से पढ़ा था। अब आपसे ये क्वेश्चन जो है ना, टॉपिक जो है, बहुत डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग आपसे एक्सपेक्ट करता है। तो जब वो आपसे डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग एक्सपेक्ट करता है, एग्जामिनर भी आपसे ये एक्सपेक्ट करेगा कि भाई तुम्हें ये चीज़ें जो है ना बहुत अच्छे से आती हैं, तुम्हें ये चीज़ें बहुत अच्छे से पता हैं, एंड हेंस वो आपसे यहाँ पे एक्सपेक्टेशन रखता है। क्या एक्सपेक्टेशन रखता है? कि तुम्हें जो चीज़ें पता है ना, वो बहुत अच्छे से पता है, बेकार तरीके से पता नहीं है, ठीक। अगर आप देखोगे, हमने यहाँ पर मेन एलिमेंट में डिस्कशन क्या करी है सर। अब हमारा जो मेन क्वेश्चन उठकर आता है, वो क्या उठकर आता है कि हम अपने रिसोर्सेज की एलोकेशन कैसे कर रहे हैं। सर रिसोर्सेज किस लिए एलोकेट कर रहे हैं, जल्दी से सोच के बताओ। अभी हमने डिस्कस किया सर, हम रिसोर्सेज एलोकेट कर रहे हैं क्योंकि हमें ये चॉइस करना है कि कौन सा प्रोडक्ट बनाना है ना। भाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए हमें रिसोर्सेज की ज़रूरत है, और वो रिसोर्सेज हमें कहाँ से मिल रहे हैं सर? वो रिसोर्सेज हमें मिल रहे हैं हमारी चॉइस से। हमारे पास क्या अल्टरनेटिव है सर, हम क्या प्रोड्यूस करें, उसके लिए सबसे पहला क्वेश्चन हमें पूछना पड़ेगा कि सर हमें प्रोड्यूस करना क्या है। सर हमें कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करना है या हमें कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करना है। सर कंज्यूमर गुड्स अगर हम प्रोड्यूस करेंगे तो फॉर करंट जनरेशन दिस इज गुड, मतलब हमारी आज की नीड तो पूरी हो जाएगी, करंट जनरेशन इट इज गुड, है ना। बट फॉर फ्यूचर जनरेशन, जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है, उनके लिए बुरा हो जाएगा, क्योंकि हम सारे के सारे रिसोर्सेज तो अपने लिए यूज करके जा रहे हैं, है ना। हम सारे के सारे रिसोर्सेज तो अपने लिए बना रहे हैं, फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं? कुछ भी नहीं छोड़ के जा रहे। हेंस कंज्यूमर गुड्स बनाने से हमें लॉस क्या होने वाला है? हम फ्यूचर की जनरेशन के लिए कुछ भी छोड़ के नहीं जा रहे। तो हेंस हमें ये चॉइस करना पड़ेगा ना कि हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए तो कुछ ना कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा। सर कैपिटल गुड्स, हम मशीनरी वगैरह बना रहे हैं, ठीक है ना, मशीनरी वगैरह बना रहे हैं। सर मशीनरी बनाने से क्या होगा सर? ये हमारी फ्यूचर जनरेशन भी यूज़ कर सकती है, हमारी फ्यूचर जनरेशन भी यूज़ कर सकती है। अगर आपने देखा होगा, है ना, अगर आपने अब समझा होगा, दिस इज़ द फर्स्ट ऑफिशियल टॉपिक दैट वी हैव कवर्ड। तो अगर आपने देखा, मैंने एक अच्छा 20 मिनट लगाया है टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस एंटायर टॉपिक। अगर आप देख सकते हो, द डेप्थ 6 मार्क, 8 मार्क, 10 मार्क के क्वेश्चन में वो आपसे केवल ऊपर ऊपर की 2 लाइन एक्सपेक्ट नहीं करता, वो आपसे थोड़े डिटेल्ड पॉइंट्स एक्सपेक्ट करता है। अब अगर आपने ये हेडिंग डाल के व्हाट टू प्रोड्यूस में ऐसे 4 पॉइंट्स बना के लिख दिए, ठीक है, और ये चारों पॉइंट में थोड़ी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन लिख दी, एक तो आपका आंसर लंबा बन जाएगा। पॉइंट फॉर्म में लिख दिया तो आंसर तुम्हारा लंबा बन जाएगा। दूसरा, सर आपने सारे एलिमेंट्स कवर कर लिए, एग्जामिनर को आपने कोई मौका ही नहीं दिया कि वो नंबर काटे। अब वो क्लियरली बाउंड है कि भैया हाँ यार, इसने तो बड़ा अच्छा आंसर बना के लिखा है, इसको तो नंबर देने चाहिए हमें, मतलब वो आपको 10 में से 8 या 9 नंबर दे देगा इन अ थ्योरी क्वेश्चन, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में टीचर्स का देना बड़ा मुश्किल होता है ना। तो हमारे लिए लेंथ के साथ साथ क्वालिटी ऑफ द आंसर दैट वी आर प्रोवाइडिंग टू द एग्जामिनर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हम वो मिथ को भूलेंगे नहीं कि हाँ हमें लंबे लंबे आंसर लिखने हैं, लेकिन लंबे लंबे आंसर में अगर आप क्वालिटी डालोगे, है ना, क्वालिटी डालोगे, तो क्वालिटी के साथ आपको जो आंसर मिलेगा वो बहुत अच्छा आंसर मिलेगा। मैं एक बार क्विक रिवीजन करा दे रहा हूँ, याद करा दे रहा हूँ। व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस में मैंने क्या क्या पढ़ा? सर मुझे क्या प्रोड्यूस करना है, सर मेरे पास जो रिसोर्सेज हैं, पहला पॉइंट मैंने क्या बोला सर, मेरे पास जो रिसोर्सेज हैं, जल्दी जल्दी मेरे साथ रिपीट कीजिए, मेरे पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, द रिसोर्सेज कैन बी यूटिलाइज्ड इन मल्टीपल वेज, the resources which are available with me can be utilized in multiple ways and can be used to produce multiple goods। मतलब मैं एक रिसोर्स से एक प्रोडक्ट नहीं बनाऊंगा, मैं एक रिसोर्स से मल्टीपल प्रोडक्ट्स बना सकता हूँ। सर नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है इन द माइंड ऑफ द पीपल दैट हमारे पास में क्या, हमारे पास में चॉइस है, वी हैव अ चॉइस ऑफ विच प्रोडक्ट टू यूज फॉर प्रोडक्शन, मतलब हम कौन सा प्रोडक्ट यूज करें, कौन सा रिसोर्स यूज करें टू प्रोड्यूस विच प्रोडक्ट। मतलब हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, हम व्हाट टू प्रोड्यूस, मतलब हम कौन से रिसोर्स को चूज करें जिससे हम कौन सा प्रोडक्ट बनाएं। सर हम दूध से दही बनाएं, हम दूध से मिठाई बनाएं, हम दूध से पनीर बनाएं, हम दूध से चीज बनाएं,
हम ये डिसाइड कर रहे हैं, रिसोर्स हमारा डिसाइडेड है, अब हम ये डिसीजन ले रहे हैं कि उस रिसोर्स से कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमारे लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है इस प्रोडक्ट से, इस रिसोर्स से। सर इसके बाद में हम देखते हैं कि अगर हम एक रिसोर्स से एक प्रोडक्ट बनाते हैं, तो सर जो इसी रिसोर्स से हम जो दूसरा प्रोडक्ट बनाने वाले थे वो प्रोडक्ट सैक्रिफाइस हो जाएगा, हम उसे नहीं बना पाएंगे तो वो सैक्रिफाइस हो जाएगा, है ना। तो वो रिसोर्स हमें सैक्रिफाइस करना पड़ेगा टू प्रोड्यूस दिस प्रोडक्ट, है ना। भाई सीधी बात है, मेरे पास अगर 100 किलो दूध था, आई हैड 100 kgs ऑफ मिल्क, अगर वो 100 kgs ऑफ मिल्क को मैं यूज करता हूँ, इफ आई यूज दैट 100 kgs ऑफ मिल्क टू प्रोड्यूस कर्ड, दही बनाने के लिए यूज करता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं 100 किलो दूध दही बनाने के लिए यूज कर रहा हूँ, तो सर मैं पनीर बना के जो उसको यूटिलाइज कर सकता था वो सैक्रिफाइस कर दिया ना, पनीर बनाना मैंने सैक्रिफाइस कर दिया ना, क्योंकि मैंने तो सारा का सारा दूध दही बनाने में लगा दिया, है ना। सर क्या दूध का दही कर रखा है आपने, राइट। तो अगेन आई होप फ्रॉम द एग्जाम्पल इट शुड बी क्लियर, मैं अगर दूध को यूटिलाइज करके दही बना रहा हूं तो मैं पनीर नहीं बना पाऊंगा, तो वो मेरा पनीर बनाना है सैक्रिफाइस हो गया ना, दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर। सर लास्ट एलिमेंट, लास्ट चीज, सर अगर आज हम सारे के सारे रिसोर्सेज को कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बनाने में यूज कर देंगे, सारे के सारे रिसोर्सेज को कंज्यूमर गुड्स बनाने में यूज कर देंगे, तो हम फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं, बाबा जी का ठुल्लू नहीं ना। हम तो फ्यूचर जनरेशन के लिए छोड़ के जा रहे हैं, हमें उनके लिए भी कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा ना भाई, वो क्या भूखे रहेंगे नहीं ना, या उनके लिए रिसोर्सेज एकदम उत्पन्न हो जाएंगे, नहीं होंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, हम ये जो हमें एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि आज के टाइम पे मैं कितना इन्वेस्टमेंट कंज्यूमर गुड्स पे करूं, मैं कितना इन्वेस्टमेंट कैपिटल गुड्स पे करूं, जिससे क्या होगा कि मेरे जो फ्यूचर जनरेशंस हैं सर वो भी इन रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सके। दैट्स अ सिंपल टेक्निक, सिंपल वे व्हाट टू प्रोड्यूस। आई होप आई एम क्लियर, आई होप द रिविजन एंड द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। Coming to the second element that we are talking about, how to produce, है ना, how to produce. Coming to the next element, the next second question that we have in mind, that is how to produce. Sir, how to produce का तो simple सा concept है, sir how to produce का तो बहुत ही simple सा concept है। जो हमारा second concept है how to produce तो simple सा concept है, हम कैसे produce करें। सर इसमें तो बहुत ही simple सा element है, इसमें हमारा जो first element बनता है the technique of production. What are we talking about? The technique of production. सर हमने एक बार डिसाइड कर लिया कि हमें क्या क्या प्रोडक्शन, क्या क्या गुड्स बनाने हैं, अगर हमने एक बार डिसाइड कर लिया हमने क्या क्या गुड्स बनाने हैं, तो हमें कौन कौन सी टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन यूज़ करनी चाहिए। सर हमें लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स यूज़ करनी चाहिए, जहाँ पर हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करनी चाहिए, या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करनी चाहिए। सर व्हाट इज़ लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव। सर लेबर इंटेंसिव टेक्निक जो होती है वो होती है जहाँ पर हम लेबर का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, है ना, मोर यूज़ ऑफ लेबर। व्हाट आर वी डूइंग, सर वी आर डूइंग मोर यूज़ ऑफ लेबर, है ना। सर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट, सर वी आर यूजिंग मोर यूज़ ऑफ कैपिटल गुड्स, मतलब हम मशीन्स का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, है ना, मशीन्स का यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं, मशीन का यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं, है ना। अगर आप देखोगे अ कंट्री लाइक इंडिया, इफ़ यू सी अ कंट्री लाइक इंडिया, सर क्या यूज़ करना चाहोगे, इतनी अबंडेंस में भर भर के लेबर पड़ी हुई है, तो क्यों भाई लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करो ना, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें लेबर मिलना सस्ता है मशीन से, मशीन तुम्हें महंगी मिलेगी लेकिन लेबर तुम्हें सस्ती मिल जाएगी, तो हेंस तुम यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हो, तो सर आप यहाँ पे अगर लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करोगे, है ना, चाइना, इंडिया ऐसी कंट्रीज में, तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। लेकिन इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट जर्मनी एज अ कंट्री, भैया चिन्नू से तो लोग हैं बेचारे आजकल ऐसी पोजीशन पे आ गए हैं कि दूसरी कंट्रियों से लोगों को बुला रहे हैं कि आओ आओ हमारे आओ, है ना। पॉपुलेशन के नाम पे एकदम ढब्बा है, बिल्कुल नील बटा सन्नाटा पॉपुलेशन है। ऐसी कंट्रीज से आप लेबर क्या एक्सपेक्ट करोगे भाई, ऐसी कंट्री से तो आप बोलोगे ना कि भैया हमें तो मशीन बना के दे दो, जिससे कि वो ऑटोमेटेड मशीन्स बना के दे दो, हम प्रोडक्शन कर लेंगे, है ना। तो ये चीज़ जो आप यहाँ पे बात कर रहे हो, दैट इज़ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ टू प्रोड्यूस। अगर हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी रीड करें तो अगर आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि एग्रीकल्चर, जैसे कि अगर आप बोलोगे तो सेकेंड प्रॉब्लम कंसर्न्स विद द चॉइस ऑफ टेक्निक, क्या चॉइस ऑफ टेक्निक हम फॉलो करें।
तो अगर आप देखोगे कि हमारे पास दोनों मेथड्स यूज हो सकते हैं, मतलब लेबर मतलब कैपिटल या लेबर बेस्ड इकोनॉमी। अगर आप देखोगे हमारे पास यहाँ पर मैंने देखा था अभी लेबर एंड मशीनरी, मतलब कौन सा वे आप ऑप्ट करोगे, राइट। अगर आप देखोगे हमारे पास में एक ऑप्शन होता है कि ये हमेशा सब्स्टिट्यूटेबल होना चाहिए। मतलब सर हमने पहले तो लिख दिया हमारा चॉइस ऑफ टेक्निक, सर सेकेंड चीज़ जो हम यहाँ पे मेंशन करने वाले हैं वो मेंशन करने वाले हैं दैट इज अबाउट सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन सर, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? सब्स्टिट्यूशन का मतलब है सर, सब्स्टिट्यूशन का मतलब है दैट वन कैन रिप्लेस द अदर, राइट, वन कैन रिप्लेस द अदर। मतलब मैं एक चीज़ के जगह दूसरी चीज़ को पुट कर सकता हूँ, मैं एक चीज़ की जगह दूसरी चीज़ को पुट कर सकता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखोगे मैंने क्या करा सर, मैंने ना यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन को फॉलो किया। क्या फॉलो किया सर? मैंने सब्स्टिट्यूशन वर्ड फॉलो किया। सब्स्टिट्यूशन का मतलब है अगर मेरे पास लेबर नहीं है तो मैं मशीन लगा सकता हूँ, सर मेरे पास अगर मशीन नहीं है तो मैं लेबर को यूज़ कर सकता हूँ। आई कैन सब्स्टिट्यूट दीज टू थिंग्स, है ना। अब इन्होंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल यूज़ किया है ऑफ एग्रीकल्चर। दे हैव यूज्ड द एग्जाम्पल ऑफ एग्रीकल्चर। सर व्हाट डू यू मीन बाय द एग्जाम्पल ऑफ एग्रीकल्चर? सर व्हाट डू यू मीन बाय द एग्जाम्पल ऑफ एग्रीकल्चर? अगर आप देखोगे यहाँ पर इन्होंने एग्रीकल्चर का एग्जाम्पल दिया है। सर मेरे पास अगर एक ज़मीन है, ठीक है, आई हैव ऑप्शंस कि मैं यहाँ पर लेबर लगा सकता हूँ और प्रोडक्शन कर सकता हूँ, से फॉर एग्जाम्पल वीट की। सर दूसरी चीज़, सर मैं यहाँ पे लेस लेबर लगाकर, मैं यहाँ पे लेस लेबर लगा के, दिस इज माई ऑप्शन 2, दिस इज माई ऑप्शन 1, ठीक है, एंड इन लोगों को बोलूँ हाथ से सारा काम करो, हाथ से सारा काम करो। सर सेकेंड ऑप्शन में मेरे पास है कि मैं लेस लेबर लगाता हूँ लेकिन इन्हें ट्रैक्टर्स दे देता हूँ, है ना, इन्हें फर्टिलाइजर्स दे देता हूँ, इन्हें मशीन्स दे देता हूँ, तो ये लोग अगेन प्रोडक्शन कर सकते हैं। देख लो प्रोडक्शन तो हो रही है, प्रोडक्शन तो दोनों केसेस में हो रही है, लेकिन अगर आप देखोगे प्रोडक्शन जो दोनों केसेस में हो रही है वो दोनों केसेस में थोड़ी लिमिटेड हो रही है। अगेन हमारा जो प्रोडक्शन है वो आपस में सब्स्टिट्यूट हो रहा है। अगर ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, बस डिफरेंस क्या है? स्पीड मैटर करेगी, स्पीड मैटर करेगी। हम यहाँ पर मोर प्रोडक्शन कर सकते हैं, यहाँ पर हम थोड़ी लेस प्रोडक्शन करेंगे, लेकिन ध्यान रखें लेबर अगर ज़्यादा बढ़ा दोगे तो प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी, है ना। तो मतलब ये एक दूसरे से क्या है सर? ये एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट्स हैं। ऐसा नहीं है कि अगर ये नहीं है तो वो नहीं हो सकता, दोनों चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन क्या इंपॉर्टेंट है सर? हमारे लिए इनका होना ज़रूरी है। किसका सर? लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स का और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स का। आई होप आई एम क्लियर। आई होप हमारा ये जो सेकेंड क्वेश्चन था हाउ टू प्रोड्यूस, इट शुड बी क्लियर। एंड अब आपको मैं क्विक रिविजन दे देता हूँ। सर अगर आपको एक क्वेश्चन आता है हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू राइट? द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू राइट इज while making a choice of production, how to produce, मतलब when we are making a choice of how to produce a particular commodity, what the first thing, the first internal choice that a particular producer has is whether it should use a labor intensive technique or it should use capital intensive techniques. अब आप एक्सप्लेन कर दोगे सर लेबर इंटेंसिव टेक्निक होती है जहां पर हम यूज ऑफ लेबर बहुत ज्यादा करते हैं, दिस इज सूटेबल फॉर दोज कंट्रीज विच हैव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ लेबर विद देम. Second, sir, we use capital intensive techniques in those cases. We use capital intensive techniques in those cases where the availability of labor is low and the availability of capital machines, the machines is high. मतलब they don't have a problem in investing high amounts in machines. Machines में पैसा डालने के लिए उनके पास उनको resources की कमी नहीं है. That's when they can use capital intensive techniques. सिंपल सी बात बोलूँ यार, छोटा सा गरीब सा बेचारा हमारा फार्मर है, अब उसके पास में पैसा नहीं है, ट्रैक्टर नहीं खरीद सकता तो नहीं खरीद सकता भाई, तो ऐसी सिचुएशन में हम उनसे एक्सपेक्ट थोड़ी ना करेंगे कि तू जाके फिर ट्रैक्टर खरीद कर आ और फिर लेबरिंग कर, उसके बाद आके यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कर, है ना. तो दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर. सो द सेकंड थिंग बाय दैट वी हैव टू राइट हियर इज व्हाटएवर टेक्निक यू आर यूजिंग, जो भी आप टेक्निक यूज कर रहे हो, चाहे आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करो चाहे आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करो, ये दोनों आपस में सब्स्टिट्यूटिंग हैं. मतलब ये आपस में एक दूसरे से सब्स्टिट्यूट की जा सकती हैं, मतलब एक के बिना दूसरा हो सकता है.
मतलब अगर एक नहीं है तो दूसरे से काम चलाया जा सकता है, दूसरा नहीं है तो एक से काम चलाया जा सकता है. That's what you have to write here. How to produce. 2 point simple concept. Last but not the least we have here is the third question, that is for whom to produce. किसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं हम यहाँ पे किसके लिए क्या बात कर रहे हैं सर? हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं सर, ये किसके लिए प्रोडक्शन कर रहे हैं? फॉर whom are we producing? Who is the ultimate consumer of our goods, right? I am talking about who is the ultimate consumer of our goods. So when we are talking about here who is the ultimate consumer of our goods, we are talking about हमारे पास जो इकोनॉमी है उसके पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं बिकॉज ऑफ द रिसोर्स कॉन्स्ट्रेंट. इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मीट द डिमांड्स ऑफ ऑल पीपल. तो अगर आप यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पे आपको लिखवा देता हूँ फॉर whom टू प्रोड्यूस. दिस इज द थर्ड पॉइंट, फॉर whom टू प्रोड्यूस. तो अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेरा यहाँ पे पहला पॉइंट जो आएगा वो ये आएगा, resources are limited, hence the choice to be made. हमें यहाँ पे क्या चॉइस बनानी पड़ेगी? प्रोड्यूस गुड्स और सर्विसेज फॉर whom. हम ये जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं वो किसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव, है ना? वाई? बिकॉज वी ऑलवेज हैव अ रिसोर्स कॉन्स्ट्रेंट एंड हम सबकी डिमांड. अब यहाँ पर अगर आप एक वर्ड देखोगे, डिमांड फॉर ऑल पीपल कैन नॉट बी attained or fulfilled, cannot be fulfilled. Hence अब यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा, क्या बताना पड़ेगा सर? रिसोर्स स्कैरसिटी. क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास जो रिसोर्स हैं वो लिमिटेड है, जो रिसोर्स हैं वो स्कैर्स हैं, जिसके वजह से क्या होगा सर? जिसके वजह से हम सब लोगों की डिमांड को पूरी नहीं कर सकेंगे. जब हम सब लोगों की डिमांड को पूरी नहीं कर सकते हैं बाबू, तो फिर हम क्या करेंगे सर? हम चॉइस लेंगे. सर चॉइस लेके क्या करेंगे सर? चॉइस लेंगे कि भैया हम किसके लिए बना रहे हैं प्रोड्यूस, है ना? किसके लिए बना रहे हैं प्रोड्यूस. अब यहाँ पर हमें ध्यान देना पड़ेगा कि सर हम यहाँ पर किसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं? सर हम यहाँ पर किसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं? सर, it is well known that in the process of generation of income through production of goods and services, the factors of production are compensated for factor services rendered. मतलब हम किस पर्टिकुलर पर्सन के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट? अगर आप देख सकते हो कि यहाँ पर हम बेसिकली बात कर रहे हैं कि बेस्ड ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हम डिसाइड करते हैं बेस्ड. तो यहाँ पर अगर आप थर्ड पॉइंट देखोगे, मेरा जो थर्ड पॉइंट है वो ये हमें बोलता है बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम वी कैन डिसाइड फॉर whom टू प्रोड्यूस. ठीक है? अगर आप देख सकते हो यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं सर? सर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. मतलब हमने किस इंसान को कितनी इनकम डिस्ट्रीब्यूट कर रखी है, किस इंसान की कितनी इनकम है, उसके बेसिस पे हम डिसाइड कर रहे हैं कि हम किस बंदे के लिए क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं. भाई सीधी बात है ना. तो अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, फ्री फंड में तो प्रोडक्शन कर नहीं रहे. प्रोडक्शन करने के लिए हमें चाहिए ना कि भाई सामने वाला जो बंदा है जो कंज्यूम कर रहा है प्रोडक्ट, क्या वो हमारी रिक्वायरमेंट को मीट अप कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, हमारी पेमेंट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा. दीज आर वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स दैट वी नीड टू रिमेंबर. अगर तुम्हारे पास इनकम है, द पीपल हैविंग अ हायर डिस्ट्रीब्यूशन इनकम, दे विल बी एबल टू मेक अ हायर अमाउंट ऑफ पेमेंट. मतलब हम उनके लिए ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे. हम ऐसा नहीं है कि सारा प्रोडक्शन उन्हीं के लिए करेंगे. जो हमारे लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उन लोगों के लिए भी करेंगे. तो गवर्नमेंट यहाँ पे सोशल फैक्टर्स भी लेकर आता है.
तो सोशल फैक्टर्स में भी अगेन गवर्नमेंट को डिसीजन क्या लेना है, हम सोशल फैक्टर्स में कितना प्रोडक्शन करेंगे और रियल इनकम जनरेटिंग प्लेसेस में कितना वो करेंगे। सर हम मेट्रो में कितना पैसा लगाएंगे, हम फ्री बस सर्विसेज या फ्री सर्विसेज देने में कितना पैसा लगाएंगे। दैट्स व्हाट इज द डिसीजन दैट द गवर्नमेंट हैज टू मेक हियर, राइट। आई होप यहाँ तक आप लोगों का ये वाला जो टॉपिक है ये क्लियर हो जाना चाहिए, राइट। पढ़ चुके हैं कि व्हाट आर द वेरियस सेंट्रल प्रॉब्लम्स दैट वी आर फेसिंग, है ना। मतलब हमारी जो इकोनॉमी है उसकी जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब बेसिकली प्रॉब्लम समझ ली कि प्रॉब्लम क्या है इकोनॉमी की, तो अब हमें ये भी जानना पड़ेगा ना कि हमारे लिए इसके सॉल्यूशंस क्या है। तो अब हम बेसिकली इनके सॉल्यूशंस के बारे में स्टडी कर रहे हैं और सॉल्यूशंस में आपको सबसे पहली चीज़ बताया है हाउ टू सॉल्व द सेंट्रल प्रॉब्लम्स। तो सेंट्रल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के तरीके के बारे में बताया गया। तो यहाँ पर आपको तरीका बताया गया दैट देयर आर 2 वेज ऑफ सॉल्विंग द सेंट्रल प्रॉब्लम्स। पहला है थ्रू प्राइस मैकेनिज्म एंड दूसरा है through government, right? Price mechanism and government are basically the two modes or the two methods of solving the central problems, right? Now हम जब ये कहते हैं कि हमारे ये दो methods हैं, सर अब आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। अब आपसे हो सकता है क्वेश्चन पूछें व्हाट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम्स, या दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट आर द वेज टू सॉल्व द सेंट्रल प्रॉब्लम्स। तो अगर आपसे वेज टू सॉल्व द सेंट्रल प्रॉब्लम्स का क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको क्या ध्यान रखना है कि सर आप पहले प्रॉब्लम बताओगे फिर उसका सोल्यूशन बताओगे, ठीक है। अब अगर आप देखोगे हमारे पास दो तरीके हैं टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, वन इज़ प्राइस मैकेनिज्म, वन इज़ प्राइस मैकेनिज्म। प्राइस मैकेनिज्म को हम कहते हैं ऑटोमेटिक प्राइस मैकेनिज्म, ठीक है। सर व्हाट डू यू मीन बाय ऑटोमेटिक प्राइस मैकेनिज्म। ऑटोमेटिक प्राइस मैकेनिज्म का मतलब है कि हम जो जो कमोडिटी बेचना चाह रहे हैं, हमारी जो जो कमोडिटीज़ हैं, हम उन कमोडिटीज़ का जो प्राइस है ना, उसे फ्री फ्लो से डिटरमाइन करेंगे। मतलब डिमांड एंड सप्लाई कर्व के इंटरेक्शन से हम जो प्राइस डिटरमाइन करेंगे उसे हम कहेंगे फ्री फ्लो। सर यूजुअली ये जो मेथड है, ये जो मेथडोलॉजी है, दिस इज़ एडॉप्टेड बाय मोस्टली कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज़। मतलब वो इकोनॉमीज़ जिनमें कोई सेंट्रल पावर नहीं होती, जिनमें कोई सेंट्रल प्रॉब्लम, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती, वो यूजुअली ये मेथड अप्लाई करते हैं। सर अब ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करता है। सर पहली प्रॉब्लम क्या थी, व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर आप देख सकते हो यहाँ पर हम क्या मेथड अप्लाई कर रहे हैं, हम डिटरमाइन कर रहे हैं जो जो लोग कंज्यूमर हमसे डिमांड करेगा, है ना, जो जो कंज्यूमर हमसे डिमांड करेगा हम वो चीज़ें प्रोवाइड कर देंगे। जैसे इन्होंने बुक में एग्जांपल दे रखा है टी एंड कॉफ़ी का, तो सीधी सीधी बात है अगर हमारे लिए डिमांड फॉर कॉफ़ी हैज़ इंक्रीज्ड ओवर टी, मतलब टी का डिमांड कम हो गया, कॉफ़ी का डिमांड बढ़ गया, है ना, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, हम कॉफ़ी का प्रोडक्शन बढ़ा देंगे। सर हम कॉफ़ी का प्रोडक्शन बढ़ा देंगे, टी का प्रोडक्शन कम कर देंगे। मतलब जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ टी उन्हें हम कॉफ़ी की प्रोडक्शन में लगा देंगे। अब इससे होगा क्या सर, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव तो प्रॉफिट अर्न करना है, हम वही चीज़ प्रोड्यूस करेंगे जो लोग मांग रहे हैं, जो लोग डिमांड कर रहे हैं, बिकॉज पीपल विल पे ओनली फॉर दोज थिंग्स विच दे आर रेडी टू डिमांड, दे आर रेडी टू पे फॉर। तो हम भी बनाएंगे वही चीज़ जो लोग जो चीज़ के लिए पे करने को रेडी हैं। अगर आप देखेंगे हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, सर जो हमारे लिए चीपेस्ट मेथड होगा, मतलब चाहे मैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स यूज़ करूँ चाहे मैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स यूज़ करूँ, सर इन दोनों मेथड्स में से जो भी हमारे लिए सबसे सस्ता होगा, चीपेस्ट होगा, सर हम उस मेथड को अप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि मुझे कॉस्ट को तो रिड्यूस करना है, मुझे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को तो रिड्यूस करना है। दूसरा सर मुझे अपने प्रॉफिट को बढ़ाना है। प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा सर, प्रॉफिट बढ़ेगा या तो मैं प्राइस को बढ़ा दूँ, दूसरा तरीका मैं अपना कॉस्ट कम कर दूँ। तो सीधी बात है ना, मैं सस्ता मेथड यूज़ करूँगा जिससे क्या होगा, मेरा कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा। सर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मेरे को यहाँ पे बोलता है फॉर हुम टू प्रोड्यूस, मैं किसके लिए प्रोड्यूस कर रहा हूँ। सर सीधी सीधी बात है, इफ़ेक्टिव डिमांड इज़ डिपेंडेंट ऑन पीपल्स इनकम। मतलब जिसकी इनकम ज़्यादा है
उसके लिए मैं बेसिकली प्रोडक्शन कर रहा हूँ, क्योंकि वही तो डिमांड कर पाएगा ना सर जिसकी प्रोडक्शन, जिसकी इनकम ज़्यादा है, द पर्सन हु इज़ हैविंग अ हायर इनकम विल बी एबल टू पे अफोर्ड माई प्रोडक्ट, और जो बंदा मेरा प्रोडक्ट अफोर्ड कर पाएगा, मैं उसी के लिए तो प्रोडक्ट बना रहा हूँ. दैट्स व्हाट इट सेज कि पीपल हु कैन अफोर्ड और हु कैन पे फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोडक्शन इज डन फॉर देम. तो सीधी सीधी बात है, प्राइस मैकेनिज्म बोलता है कि फ्री फ्लो ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे हम आपका प्रोडक्ट सेंट्रल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे. सेंट्रल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का तरीका हम किसके लिए बना रहे हैं सर? वो इंसान जो हमें अफोर्ड कर सकता है. दूसरा, हम कैसे बना रहे हैं सर? जो भी सबसे सस्ता तरीका है, वॉट एवर इज़ द चीपेस्ट वे ऑफ प्रोड्यूसिंग. एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस कर रहा हूँ मैं सर? मैं उस इंसान के लिए प्रोड्यूस कर रहा हूँ जो मुझे अफोर्ड कर सकता है, जो मेरे को डिमांड कर रहा है, जिसके पास हायर इनकम है ना सर? आप यहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हो, क्या कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकते हो सर? पहला कंक्लूजन है कि ये यूजुअली कौन फॉलो कर सकता है सर? ये वही फॉलो कर सकता है जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहा है सर. दूसरा सर, हमारी जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं सर, ये तभी सॉल्व हो सकती है जब देयर इज़ नो अथॉरिटी. मतलब हम फ्री फ्लो ऑफ मार्केट डिमांड एंड सप्लाई तभी अप्लाई कर सकते हैं जब यहाँ पर हमारे पास कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है. हम पे मतलब प्रोड्यूसर्स या कंज्यूमर्स पे कोई रेस्ट्रिक्शंस लगा नहीं हुआ. हमने जो डिमांड किया, प्रोड्यूसर ने वो बना दिया. अब प्रोड्यूसर पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि नहीं तुम ये नहीं बना सकते हो, है ना? या कंज्यूमर पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि तुम ये ही प्रोड्यूस करोगे, तुम ये प्रोड्यूस नहीं कर सकते हो. तो अगर ऐसी कोई अथॉरिटी हम पे डली हुई नहीं है, हम पे कोई ऐसी अथॉरिटी प्रोवाइडेड नहीं है, तभी हम ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं. दूसरा चीज़ सर, हमारे ऊपर कोई डायरेक्ट करने के लिए नहीं है, हमारी इकोनॉमी को रन करने के लिए कोई हमारे ऊपर डायरेक्शंस नहीं है. हम हमारे इंडिविजुअलिस्टिक प्रॉफिट्स के बेसिस पर यहाँ पे काम करेंगे. हम किसी और बंदे पे डिपेंड होके काम नहीं करेंगे, हम अपने इंडिविजुअलिस्टिक प्रॉफिट्स पे बेस होके काम करेंगे. सर, इसके बाद में अगर आप देखोगे यहाँ पर 3-4 प्रॉब्लम्स हैं. मतलब ये जो हमारा मेथड है प्राइस मैकेनिज्म का, इसकी ना 2-3 प्रॉब्लम्स हैं. क्या सर? हमारे पास पहली प्रॉब्लम आ जाती है कि अंडर प्रोडक्शन एंड ओवर प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई हो जाता है. क्यों? क्योंकि हो सकता है कई बार मैंने ज़्यादा डिमांड कर दी, मैंने ओवर प्रोडक्शन कर दी, लोगों ने कंज्यूम नहीं करी. क्योंकि है तो एक्चुअली डिमांड बेस्ड ही ना, है तो एक्चुअली में ये कॉन्सेप्ट डिमांड बेस्ड. अगर ये कॉन्सेप्ट डिमांड बेस्ड है तो इसका मतलब क्या है कि मैं प्रोडक्शन जो है वो भी डिमांड बेस्ड ही करने वाला हूँ. तो जब मैं प्रोडक्शन भी डिमांड बेस्ड करने वाला हूँ, अपना कंजम्पशन भी डिमांड बेस्ड करने वाला हूँ, तो मतलब मेरी जो एस्टिमेशंस हैं वो गलत हो सकती हैं. मतलब आई कैन बी इन अ सिचुएशन, आई कैन बी इन अ प्रॉब्लम, मैं एक ऐसी दिक्कत में हो सकता हूँ जहाँ पर आई माइट ओवर प्रोड्यूस एंड आई माइट अंडर प्रोड्यूस. दैट्स द कॉन्सेप्ट हियर सर. इसके साथ साथ यहाँ पर ये फेयर एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का कॉन्सेप्ट नहीं लाता. मतलब सर ये कहता है हम समाज सेवा करने के लिए नहीं बैठे हैं. ये कहता है कि हम समाज सेवा करने के लिए नहीं बैठे हैं. भैया, जो हमारे गुड को अफोर्ड कर सकता है वो आओ, हमारे गुड को कंज्यूम करो और जाओ. मतलब क्या कह रहा है कि आप आओ, यू कम, कंज्यूम एंड गो. दे आर नॉट कंसर्न्ड विद what the society needs, what the people needs. मतलब there is nothing equitable. जिसके पास पैसा है पे करो, लो सर्विस, जाओ. That's the concept out here. तो मतलब यहाँ पर fair distribution का concept apply नहीं होता, है ना? मतलब सबके लिए सेम है, रूल सबके लिए सेम है, doesn't matter. It matters here, जिसकी इनकम हाई है हम उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे. सर, इसके बाद में हम यहाँ पर प्रैक्टिकली हैं तो मोनोपोलिस्ट थी. मोनोपोलिस्ट से हमारा कहने का मतलब है आई एम द प्रोड्यूसर एंड प्रोड्यूसर्स हैव अ पावर. पावर क्या होती है उनके पास कि वो प्राइसेस फिक्स कर सकते हैं, और जो प्राइस वो फिक्स करते हैं उसी प्राइस पे कंज्यूमर बाउंड है टू परचेज द गुड्स. बिकॉज यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे कोई गवर्नमेंट तो नहीं है इंटरवीन करने के लिए, यहाँ पे कोई हायर अथॉरिटी नहीं है इंटरवीन करने के लिए. मतलब अगर कोई एक छोटी सी सर्विस के लिए तुमसे 10 लाख रुपए मांग रहा है ना, से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मोनोपोलिस्ट हूँ, मतलब आई एम द ओनली पर्सन हु कैन टीच यू, राइट? इफ आई एम द ओनली पर्सन हु कैन टीच यू, सो सॉरी, I am the only person who can teach you. Now, if I demand 10 lakh rupees to teach this one lecture to you, तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा सर? मैंने जो प्राइस मांगी है वही प्राइस फॉलो की जाएगी ना, इसके अलावा और तो कोई प्राइस, कोई मेरे ऊपर कोई वो तो है नहीं, कोई पावर्स तो है नहीं मेरे ऊपर, कोई अथॉरिटेटिव डायरेक्टर तो कोई है नहीं, क्योंकि हमने ऑलरेडी बोल दिया कि इसमें कोई अथॉरिटी, कोई डायरेक्टर नहीं है. तो मैं जो प्राइस सेट करूँगा वही सबको देना पड़ेगा. अगर उन्हें कंजम्पशन चाहिए, अगर उन्हें आइटम्स चाहिए, अगर उन्हें पावर्स चाहिए, तो उन्हें यही प्राइस पे करनी पड़ेगी सबको,
है ना। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा सर, ऐसी सिचुएशन में होगा ये कि देयर कैन बी मैनिपुलेशंस इन द प्राइसेस एंड देयर कैन बी कि जो मोनोपोलिस्ट्स हैं वो अपनी पावर को ओवर यूटिलाइज करें, ज़्यादा फ़ायदा उठाएं, है ना। सर इसके साथ साथ अगर आप देख सकते हो कभी कभी कंज्यूमर भी गलत हो सकता है भाई। क्यों भाई, हो सकता है उसने एक ऐसी चीज़ की डिमांड कर दी जिसकी ज़रूरत नहीं है। होता है ना, कई बार हमें लगता है अरे नहीं यार ये तो हमें चाहिए, ये तो हमें चीज़ चाहिएगी, लेकिन हम उस चीज़ की डिमांड कर देते हैं जिसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है ना। हम एक ऐसे प्रोडक्ट की डिमांड कर देते हैं जैसे प्रोडक्ट की हमें ज़रूरत ही नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा सर, ऐसी सिचुएशन में हमारी डिमांड एस्टिमेशन गलत हो जाएगी। हमारी डिमांड एस्टिमेशन गलत हो जाएगी तो हमारा प्राइसेस का इम्पैक्ट भी फ़र्क हो जाएगा, और यहाँ पर ओवर प्रोडक्शन एंड अंडर प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट आ सकता है फिर से अगेन। ठीक है, तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स विद द कैपिटल विद दिस प्राइस मैकेनिज्म। पहली प्रॉब्लम ये है अंडर प्रोडक्शन ओवर प्रोडक्शन, क्योंकि अंडर प्रोडक्शन ओवर प्रोडक्शन क्योंकि कंज्यूमर्स की डिमांड गलत हो सकती है। दूसरी, हम फेयर एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं ला सकते, वी कांट डिस्ट्रीब्यूट गुड्स इन अ फेयर एंड इक्विटेबल मैनर। तीसरा, सब प्राइसेस बहुत हाई सेट कर सकते हैं क्योंकि जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके पास हाई पावर है, जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके पास हायर पावर है। सर जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके पास हायर पावर है, इस वजह से हमारी जो डिमांड है वो भी इम्पैक्ट हो सकती है ना। और लास्टली, कंज्यूमर कभी कभी अपनी एस्टिमेशंस गलत देते हैं, उनको लगता है कि दे नीड द प्रोडक्ट बट दे आर एक्चुअली नॉट इन नीड ऑफ द प्रोडक्ट। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ऐसी सिचुएशन में हम डिमांड एस्टिमेशन गलत कर देंगे, राइट। सर अगर आप देखोगे यहाँ पर जो आपका ये एलिमेंट है रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म, देख लीजिए। व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज, अगर आप देखेंगे यहाँ पे, व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज विल बी प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी डिपेंड ऑन कंज्यूमर्स डिमांड एंड द रिसोर्सेज एलोकेटेड अकॉर्डिंगली। सर बोलता है अगर कंज्यूमर प्रेफर करते हैं ज़्यादा कॉफ़ी मोर लेस टी, तो प्राइसेस ऑफ कॉफ़ी विल गो अप एंड व्हाट विल हैपन एट, प्रोड्यूसर्स जो है वो ज़्यादा कॉफ़ी बनाना चाहेंगे। क्यों, क्योंकि हमें हमेशा पता है कि जो भी हम काम कर रहे हैं वो प्रॉफिट कमाने के लिए कर रहे हैं, इसी वजह से। ठीक है, अगर आप देखोगे अंडर कॉम्पिटिटिव कंडीशंस, है ना, ओनली प्रोड्यूसर्स हु कैन अडॉप्ट द मोस्ट एफिशिएंट मेथड ऑफ प्रोडक्शन कीप द कॉस्ट लोएस्ट, और किसकी कॉस्ट लोएस्ट होती है वही रूल करता है क्योंकि उसकी प्राइस भी कम होती है। ऑन द कॉन्ट्ररी, हाईली सोफिस्टिकेटेड मशीन्स वो यूज़ करेंगे जिनको जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जहाँ पे लेस लेबर है ना, जहाँ पर एग्रीकल्चरल सेक्टर में भी आप ज़्यादा से ज़्यादा लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रखना पसंद करोगे। सर तीसरी चीज़, हम गुड्स एंड सर्विसेज उन लोगों के लिए बनाएंगे जिनकी कैपेसिटी कम है, मतलब जिनकी जो हमें अफोर्ड कर सकते हैं। सर अगर आप देख सकते हो हमारे पास यहाँ पे लिमिटेशंस हैं कि देयर आर मिलियंस ऑफ प्राइसेस एंड ऑल ऑफ देम आर डिटरमाइंड साइमल्टेनियसली, है ना। ओवर प्रोडक्शन एंड अंडर प्रोडक्शन ऑफ द कमोडिटी कैन बी सीन एट द टाइम, है ना, जो प्राइस मैकेनिज्म का इम्पैक्ट करेगा। सर ये इक्वल एंड फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड नहीं करता। सर प्राइसेस जो हैं वो इन्फ्लुएंस्ड हैं फ्यू पावरफुल मोनोपोलिस्ट के वजह से, और अ मोनोपोलिस्ट कैन फिक्स अ हाई प्राइस विच कैन लीड टू एक्सप्लॉइटेशन ऑफ कंज्यूमर्स। डिमांड फॉर गुड्स विच डू नॉट यील्ड द रियल डिमांड, है ना, वो भी हो सकता है। मतलब ये कभी कभी गुड्स जो हैं वो हार्मफुल भी हो सकते हैं, मतलब ज़रूरी नहीं है हमारे लिए रोल का प्ले करें, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करें। आई होप इन सब का ये जो पूरा मैंने एलिमेंट है इसका ये मैंने समरी यहाँ पे बना दिया है। आप चाहो तो 2 मिनट वीडियो को पॉज करके नोट भी कर सकते हो। ये रहा प्राइस मैकेनिज्म में, यहाँ पर ये रहा, इससे वजह क्या होता है, दीज आर द की पॉइंट्स जो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है, एग्जामिनर जो आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि आप लिखोगे। ठीक है सर, अब हम आते हैं रोल ऑफ गवर्नमेंट में। अगर आप देखोगे रोल ऑफ गवर्नमेंट में मैंने यहाँ पे मेजरली मेंशन किया है, तो द गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल करता है सोशल एंड लेबर लॉज। अगर आप देखोगे अभी तक क्या था, गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं था। पहला तरीका क्या था, जहाँ पर हम फ्री फ्लो ऑफ मार्केट, जो यूजली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी करती है, हम बोलते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ये सारा काम करती है, उसकी प्रॉब्लम्स भी हैं। नाउ अब हम बात कर रहे हैं अगर हमारे पास फ्री फ्लो नहीं है, वी डोंट हैव फ्री फ्लो, हम बोल रहे हैं गवर्नमेंट, हमने एक अथॉरिटी सेट कर दिया है, एक गवर्नमेंट को सेट कर दिया है, मतलब हमने एक डायरेक्टर को बैठा दिया है जो हमें डायरेक्ट करेगा, हमारी इकोनॉमी को रन करेगा। सर वो कैसे करेगा, सर वो बोलेगा कि हम अपने जो सोशल एंड लेबर लॉज हैं उनको ज़रा स्ट्रिक्ट बनाएंगे, जिससे जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हमारे लोगों को इक्विटेबल सोल्यूशंस देंगे। होगा क्या, हम मिनिमम वेजेस फिक्स कर देंगे जिससे लेबरर्स का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा। सर हम लेबर्स को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेंगे जिससे उन्हें भी कंटिन्यूस बेसिस पे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहे। सर इसके साथ साथ जो लेबर है वो वीक है एंड प्रोड्यूसर्स जो हैं वो एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे हैं, तो गवर्नमेंट जो है इनके बीच में बैलेंस बनाने की कोशिश करेगी थ्रू लेबर लॉज। तो मतलब हमारा जो लेबर है वो यूजुअली वीक है,
हमारा जो प्रोड्यूसर है वो यूजुअली स्ट्रॉन्ग है क्योंकि वो इकोनॉमिकली थोड़ा बेटर पोजीशन में है। तो जब वो ऐसे इकोनॉमिकली बेटर पोजीशन में है तो यहाँ पे क्या करेगा सर, गवर्नमेंट जो है इन दोनों के बीच में बैलेंस प्रिपेयर करेगी। देखो गवर्नमेंट ना तो प्रोड्यूसर को मना करेगी तू प्रोड्यूस मत कर, ना वो लेबरर को मना करेगी कि तू प्रोडक्शन मत कर। वो बोलेगा हम एक ऐसा बीच का रास्ता निकालेंगे जिससे प्रोड्यूसर्स को भी प्रॉब्लम ना हो, लेबर्स को भी प्रॉब्लम ना हो। लेकिन इनका जो की रोल है वो क्या है, समाज सोसाइटी को इम्प्रूवमेंट देना, सोसाइटी का डेवलपमेंट करना। इनका काम क्या है सर, इनका काम है सोसाइटी समाज का डेवलपमेंट करना। दैट्स द की ऑब्जेक्टिव आउट हियर। अगर आप देखोगे सर, ये लोग नेशनल इनकम जो हमारी अर्न होती है उसे टैक्सेस के थ्रू रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कैसे करते हैं सर, एक तो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम फॉलो करते हैं। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम क्या होता है सर, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर आप जितनी ज़्यादा आमदनी इनकम कमाओगे, आप जितनी ज़्यादा इनकम अर्न करोगे, आप उतना ज़्यादा टैक्स पे करोगे। जैसे अंबानी जी ज़्यादा टैक्स पे करेंगे, मैं थोड़ा कम टैक्स पे करूँगा। ठीक है, क्यों भाई, मेरी इनकम कम है, अंबानी जी की इनकम ज़्यादा है। दैट्स द कॉन्सेप्ट हियर। तो जिसके पास में ज़्यादा वेल्थ, जिसके पास में ज़्यादा अर्निंग्स, वो कंपैरेटिवली ज़्यादा पे करेगा टैक्स। जिसके पास में अर्निंग्स कम, जिसके पास में अर्निंग्स लो, इनकम लो, वो कम टैक्स पे करेगा। इससे क्या होगा, जो दोनों टाइप के रिच एंड पुअर के बीच में जो डिफरेंस है उसको थोड़ा कम करा जाएगा, उसका डिफरेंस को थोड़ा रिड्यूस करा जाएगा। क्योंकि रिच अगर ज़्यादा टैक्स पे करेगा तो थोड़ा गरीब हो जाएगा, गरीब अगर कम टैक्स पे करेगा तो थोड़ा अमीर हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको थोड़ा कम किया जा रहा है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करा जा रहा है। सर इसके साथ साथ गवर्नमेंट ये भी करती है कि ये जो टैक्सेस कलेक्ट करती है उस टैक्सेस से वो फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ केयर सर्विसेज, सब्सिडीज़ प्रोवाइड करती है, पुअर लोगों की हेल्प करती है ना। तो ओवरऑल जो लोगों को ज़्यादा अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पाती, उन्हें ज़्यादा अच्छा फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती क्योंकि वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो गवर्नमेंट उस अफोर्डिंग वाले एलिमेंट को वो कवर अप करती है। ठीक है सर, इसके साथ साथ गवर्नमेंट जो है वो वेलफेयर एंड सोशल मैटर्स पे भी इम्पैक्ट करती है। जैसे सर्विसेज प्रोवाइड करती है, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी थोड़े सब्सिडाइज रेट पे, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, फ्री फूड ग्रेन्स या सस्ते रेट पे फूड ग्रेन्स, राशन शॉप्स, ये सब क्रिएट करती है। जिससे क्या होगा, जिससे अगेन हमारे जो लोग हैं, हमारे जो पीपल हैं, उन्हें बेटर इकोनॉमिक कंडीशंस प्रूव करेंगे, उनको भी बेटर सोसाइटी में रहने का मौका मिलेगा। सर इसके साथ साथ गवर्नमेंट हमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है, जैसे कि लार्ज पॉपुलेशन का यूज़ करना। भाई अगर मेरे पास पॉपुलेशन, जैसे कंट्री लाइक इंडिया, यू हैव अ मैसिव पॉपुलेशन, so what does the government do? Government is trying to create situations wherein we can have more population, we can use the manpower, we can use the more human capital and convert them human resources and do more human capital formation. इससे क्या होगा, अगर हम एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड ट्रेनिंग डेवलपमेंट इन सब में पैसा लगाएंगे तो क्या होगा, हमें एक बेटर स्किल्ड लेबर मिलेगा। और स्किल्ड लेबर को हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, हम उनका यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। तो मतलब हमारी गवर्नमेंट, क्योंकि वो कहती है हमारे पास पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स, व्हाई डोंट यू यूज़ लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स। हमारे बेचारे लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, हमारी कंट्री का भी डेवलपमेंट होगा, आपका प्रोडक्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लेबर अबंडेंस में अवेलेबल है, सस्ता है। और कैपिटल मशीन्स लाओगे, मशीन्स महंगी पड़ेंगी तो तुम्हें महंगा पड़ेगा काम, प्रोडक्शन। तो यही चीज़ यहाँ पर हमें एक्सप्लेन करी गई है। तो ये हमारे गवर्नमेंट का रोल होता है। तो बेसिकली अगर आप देख सकते हो, गवर्नमेंट ने अपने 4 तरीक़ों से अपनी सोशल डिस्पैरिटीज़ को, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ को रिमूव करने की कोशिश करी है। वेयर एज अगर आप देखोगे, जो हमारा प्राइस मैकेनिज्म है, प्राइस मैकेनिज्म एक डिफरेंट आउटपुट फॉलो करता है, एक डिफरेंट अप्रोच फॉलो करता है, जिससे कि आप यहाँ पर प्रोडक्शन कर सको, राइट। अगर आप देख सकते हो यहाँ पर आपका यही सब चीज़ें बता रखी हैं, देख लीजिए। रोल ऑफ गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट कंट्रोल्स सोशल एंड लेबर लॉज, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम बाय टैक्सेस। अगर आप देख सकते हो, वेलफेयर एंड सोशल मेजर्स, एंड गवर्नमेंट इन सर्टन कंट्रीज हैव एज्यूम्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट, मतलब एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना है। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर यहाँ तक। इसके बाद इस चैप्टर में जो सेकेंड एलिमेंट है, ये है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीसी, है ना। अगर आप जानते हो पीपीसी का कॉन्सेप्ट जो है, पीपीसी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है सर, हमारे लिए एक इकोनॉमी में कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे द एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज ऑफ इकोनॉमी, टर्म्स ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल जो हम डिवोट कर रहे हैं,
क्वालिटी और एफिशिएंसी ऑफ दोज फैक्टर्स एंड द नेचर एंड टेक्नोलॉजी अवेलेबल इन द कम्युनिटी। सर इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है हमारा जो प्रोडक्शन हो रहा है, कैसा प्रोडक्शन हमारी कंट्री करने वाली है, हमारी इकोनॉमी में कैसी प्रोडक्शन होने वाली है। सर पीपीसी जो है वो क्या करता है, सर एक पीपीसी जो है या पीपीएफ जो है ये हमें एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे देता है ऑफ द मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स that an economy can produce efficiently by utilizing all the given resources in a given period of time। मतलब मेरे पास में जो रिसोर्सेज हैं, मैं उन रिसोर्सेज का इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन कैसे करूं, कैसे कर रहा हूं, है ना। सर इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन से मेरा कहने का मतलब क्या है, इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन का मतलब है कि मैं उनको प्रॉपरली यूटिलाइज कैसे करूं, तो व्हेन आई से प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज मीन्स इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, है ना, एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, मतलब मेरा एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम है। और सर मुझे ना टेक्नोलॉजी भी गिवन है, मतलब मुझे टेक्नोलॉजी भी पहले से उन्होंने बता रखी है ना। सर मैं इन 4 एस्पेक्ट्स में अगर मैं तुम्हें पॉसिबल आउटकम्स के बारे में बता दूं, मतलब मैं कितना प्रोडक्शन कर सकता हूँ 2 कमोडिटीज़ का। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि हम एज्यूम करते हैं कि केवल 2 कमोडिटीज़ हैं जो हमारे कंट्री में प्रोड्यूस हो रही है, तो उन 2 कमोडिटीज़ का जब हम एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देते हैं उसको हम पीपीसी कहते हैं। मतलब दो आइटम्स का मैक्सिमम प्रोडक्शन कितना हो सकता है, उसे हम डिफाइन करते हैं पीपीसी में, यहाँ पे डिफाइन करते हैं पीपीसी में। अगर आप देखोगे सर, जब हम बात कर रहे हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है कि सर द अमाउंट विच हैज़ बीन गिवन अप। से फॉर एग्जांपल आई हैव ऑप्टेड फॉर कॉमर्स, मैंने कॉमर्स सेलेक्ट किया, ठीक है। अब सर कॉमर्स सेलेक्ट करने के लिए मैंने साइंस को गिव अप किया होगा, सर मैंने ह्यूमैनिटीज़ को गिव अप किया। तो सर मैंने जब कॉमर्स को पिकअप किया, जब कॉमर्स को लिया, तो मैंने एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट को गिव अप किया ना, तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ मैंने जो आइटम गिव अप किया है वो मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो वो मेरे को बोल सकता है दैट opportunity cost is basically the good defined that the other good which has been reduced given up for transforming the resources from it। मतलब अब मैं आपको इकोनॉमिक टर्म्स में से समझाता हूँ। सर अगर मैंने बोला कि मैं 2 प्रोडक्ट्स बना रहा हूँ, एक बना रहा हूँ एप्पल, एक बना रहा हूँ गन। सर मुझे अगर 1 यूनिट एप्पल का बनाना है तो मुझे गन के 5 यूनिट सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे, है ना, मुझे 5 यूनिट सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे। तो अगर आप देख सकते हो ना, एक एप्पल बनाने के लिए मुझे 5 यूनिट्स ऑफ गन्स सैक्रिफाइस करने पड़ रहे हैं, तो ये मेरा एक तरीके से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया। तो अब मैं कितना करने को रेडी हूँ, दैट्स व्हाट मैटर्स हियर, ठीक है। तो अगर आप देख सकते हो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो होता है वो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है एज मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको हम कहते हैं एमआरटी। इसको हम कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, एमआरटी। एमआरटी का मतलब होता है दैट इज चेंज इन प्रोडक्ट वाई अपॉन चेंज इन प्रोडक्ट एक्स, दैट इज स्लोप ऑफ पीपीसी। इसको हम स्लोप ऑफ पीपीसी भी कहते हैं, या इसे हम कह सकते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मेजरमेंट भी कहते हैं इसे, ठीक है। सर आपको ये ध्यान रखना है दैट हमारे लिए पीपीसी का जो स्लोप है वो, है ना, हमारे लिए पीपीसी जो है, अगर आप देख सकते हो मेरे पास वीट है, देखो ये 20 यूनिट से बढ़ रहा है। सर ये देखो ये 20 यूनिट से घट रहा है। तो आप देख सकते हो चेंज इन डब्ल्यू अपॉन चेंज इन कॉटन, है ना। तो आप देख सकते हो मेरा जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो क्या होगा, चेंज इन कॉटन डिवाइडेड बाय चेंज इन वीट। तो दिस इज ऑलवेज 1 ठीक है। अगर आप देखोगे यहाँ पर हमारे लिए, अगर आप डायग्राम में देखोगे, ये हमारा डायग्राम है, दिस इज बेसिकली द थिंग्स दैट वी हैव, राइट। अगर आप देखोगे, अगर मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कांस्टेंट है, अगर कांस्टेंट है, तो मेरे पास जो पीपीसी कर्व बनकर आएगा वो एक स्ट्रेट लाइन आएगी। लेकिन वो पीपीसी कर्व यूजुअली एक ऐसे कर्व भी हो सकती है, मतलब ऐसा कर्व भी हो सकता है। तो अगर आप देखोगे सर, मेरे लिए जो पीपीसी है वो एक यूजुअली ऐसा कर्व होता है, दिस इज़ माय यूजुअल कर्व ऑफ पीपीसी। सर पीपीसी के बारे में आपको एक चीज़ सिंपल से याद रखना है, ठीक है, इट इज़ ऑलवेज कॉनकेव, है ना। सर वो कॉन्वेक्स नहीं हो सकता, ठीक है, बिकॉज आपको याद रखना है एमआरटी जो है, मेरा जो स्लोप है वो हमेशा डिक्रीजिंग होगा, सर ये हो ही नहीं सकता,
है ना। सर अगर आप देख सकते हो कॉन्वेक्स पीपीसी जो है वो यूजुअली हो ही नहीं सकता बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, अब अगर आप ध्यान देंगे सर मेरे पास जो पीपीसी कर्व है, मेरे पास यहाँ पे जो पीपीसी कर्व है, मैं अगर प्रोडक्शन कर रहा हूँ तो सर ये जो पॉइंट्स है ना पीपीसी पे, इन प्रोडक्शन इन ये मेरे लिए बेस्ट यूटिलाइजेशन वाले पॉइंट्स हैं। मतलब मैं अपने सारे रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज कर रहा हूँ, दीज आर बेस्ट यूटिलाइजेशन। सर ये जो पॉइंट ए है इसका मतलब है दैट आई एम अंडर यूटिलाइजेशन। सर मैं अपनी बेस्ट उस पर वर्क नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैं अभी भी अपने रिसोर्सेज को थोड़ा कम यूटिलाइज कर रहा हूँ। सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है, दिस इज़ ओवर यूटिलाइजेशन, एंड ओवर यूटिलाइजेशन तो पॉसिबल ही नहीं है। मतलब मैं यहाँ पर प्रोडक्शन कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? सर ये हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि इतने रिसोर्सेज ही मेरे पास नहीं है। ठीक है, अब याद रखेंगे सर मेरा जो पीपीसी कर्व है अगर वो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है और इंक्रीज हो रहा है, एडवांस हो रहा है, तो मतलब ड्यू टू एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी मेरी टेक्नोलॉजी बेटर हो गई, है ना, मेरी टेक्नोलॉजी बेटर हो गई, इसलिए वो राइट वर्ड शिफ्ट हो रहा है। सर अगर वो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा मतलब देर इज़ अ डिक्लाइन ऑफ टेक्नोलॉजी, है ना, देर इज़ अ डिक्लाइन ऑफ टेक्नोलॉजी। इससे क्या होगा सर, मेरी टेक्नोलॉजी कम हो गई। अगर आप देख सकते हो देयर कैन बी अ रोटेशन ऑल्सो, देयर कैन बी अ रोटेशन ऑल्सो, है ना। अगर आप देख सकते हो यहाँ पर हम रोटेशन भी कर सकते हैं पीपीसी का रोटेशन भी कर सकते हैं। सर पीपीसी का रोटेशन कैसे होगा? सर मेरे को अगर ये पीपीसी दे रखा है, ये मेरा एक्चुअल पीपीसी है, सर मैं इसको ऐसे बना रहा हूँ। ठीक है, मतलब ये जो मेरा कमोडिटी एक्स है और कमोडिटी वाई अगर मैं लेता हूँ तो ये कमोडिटी एक्स जो है उसके रिसोर्सेज बेटर हो रहे हैं, एडवांस हो रहे हैं। सर इसको मैं इधर भी लेके आ सकता हूँ, मतलब इसके रिसोर्सेज डिक्रीज हो रहे हैं। सर एट द सेम टाइम मैं कमोडिटी वाई में भी कर सकता हूँ, मतलब एक्स कांस्टेंट है, मतलब वाई या तो इंक्रीज़ हो रहा है या वाई डिक्रीज़ हो रहा है। तो अगर आप देख रहे हो अगर वो ऊपर की तरफ जा रहा है तो मतलब इंक्रीज़ हो रहा है, बेटर हो रहा है, और अगर वो नीचे की तरफ आ रहा है इसका मतलब वो डिक्रीज़ हो रहा है, मतलब इसका टेक्नोलॉजी ख़राब हो रहा है, मतलब इसके रिसोर्सेज जो अवेलेबल हैं प्रोडक्शन के वो कम हो रहे हैं, है ना, दैट्स व्हाट इट मीन्स, राइट। अगर आप देख सकते हो पीपीसी के ऊपर आपको एक सिंपल क्वेश्चन आ सकता है। क्या क्वेश्चन आ सकता है सर? क्वेश्चन आपको जो पूछा जा सकता है वो आ सकता है डिफाइन पीपीसी, है ना। एक कैरेक्टरिस्टिक्स पे आ सकता है। कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको ये क्या ध्यान रखना है? कैरेक्टरिस्टिक्स में आप सबसे पहले तो बता दोगे कॉनकेव टू द ओरिजिन, फिर आप एमआरटी के बारे में बता दोगे जो इसका स्लोप होता है, स्लोप के बारे में बता दोगे, है ना। यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में बता दोगे, ठीक है, और इम्प्रूवमेंट्स के बारे में बता दोगे कि अगर हमारी टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट होगी तो शिफ्ट के बारे में आप बता दोगे, शिफ्टिंग ऑफ पीपीसी, ठीक है ना। तो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ पीपीसी का डेफिनेशन लर्न कर लो। पीपीसी का डेफिनेशन लर्न करने के साथ साथ कैरेक्टरिस्टिक्स में कॉनकेव, एमआरटी, यूटिलाइजेशन, ये पॉइंट सारे लिख दिया करो, लिख दो। एक्स्ट्रा लिखने पे नंबर नहीं कटेगा, कम लिखने पे नंबर कटेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे, मैंने आपको इस चैप्टर में मेजॉरिटरली 3 से 4 क्वेश्चंस फोकस कराए। मैं आपको एक बार क्विक रिवीजन दे देता हूँ। मैंने आप लोगों को यहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चंस पे फोकस कराया, अगर आप देख लोगे, राइट। पहला क्वेश्चन था द 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी आर व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, है ना। देन आपने इस चैप्टर में और क्या पढ़ा सर? अगर आप देखोगे टर्मिनल क्वेश्चंस, एक्सप्लेन द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन कंट्रोलिंग प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें आप क्या बताओगे सर? इस वाले क्वेश्चन में आप बताओगे एक तो प्राइस मैकेनिज्म के बारे में बताओगे, है ना, एक तो प्राइस मैकेनिज्म के बारे में बताओगे, और दूसरा आप इसमें बताओगे थोड़ा बहुत, आप इसमें और क्या बताओगे? प्राइस मैकेनिज्म बताओगे, प्राइस मैकेनिज्म के साथ साथ आप इसमें बताओगे गवर्नमेंट वाला रोल, है ना, गवर्नमेंट वाले जो 4 पॉइंट्स थे, है ना, इफ़ यू रिमेंबर गवर्नमेंट वाला, है ना। इसमें आप थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स के बारे में भी बता सकते हो, है ना, प्रॉब्लम्स के बारे में भी बता सकते हो, सेंट्रल प्रॉब्लम्स के बारे में भी बता सकते हो। सर इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन बोलता है व्हाट इज़ पीपीसी एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स। तो आप देख सकते हो एक तो स्ट्रेट लाइन एमआरटी, फिर उसके बाद आपने बोला कॉनकेव, इसके बाद हमने बताया कि इट इज़ कॉनकेव, यूजुअली कॉनकेव ही होता है, और कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स यूजुअली हो नहीं सकता। सर अगर एमआरटी कांस्टेंट है ना, सर अगर एमआरटी डिक्रीजिंग है और अगर एमआरटी इंक्रीजिंग है, ठीक है, ये आपके रीजंस हैं। मैंने शायद उल्टा लिख दिया, हाँ ठीक लिखा था मैंने, सॉरी, ये मैंने ठीक लिखा था, ठीक है। तो यही आपका मेजरली यहाँ पर एलिमेंट बनता है इस चैप्टर से, ठीक है। एज वी
आई हैड स्टार्टेड विद दिस एलिमेंट, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ दैट दिस कम्प्लीट्स योर लेसन 1 कम्प्लीटली। लेसन 1 का फुल फ्लेजेड एक्सप्लेनेशन डिस्कशन समवेयर अराउंड, मेरे को लगता है ये 1.5 आवर्स के अराउंड का वीडियो बना है। पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ लोगे, यू विल गेट 1 क्वेश्चन 110% इस चैप्टर में से आता ही आता है और हर साल आता है, ठीक है। आई विल सी यू गाइज फॉर द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज गोइंग टू बी डिमांड, दैट विल बी लेसन नंबर 2 एंड लेसन नंबर 2 विल बी डिमांड। अगेन मैं डिमांड पे लेसन नंबर 2 पे एक प्रॉपर फुल फ्लेजेड वीडियो बनाऊंगा इसी तरीके से, जहाँ पर हम पूरे चैप्टर को एक ही वीडियो में फुल फ्लेजेड कवर कर लेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।